चलिए तो आज पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज में मोस्ट ऑफ जो कंटेंट है आपका, एक किताब आती है, बड़ी फेमस सी किताब है एम लक्ष्मीकांत, जिसको जनरली स्टेट पीसीएस के लिए या यूपीएससी के लिए बच्चे रेफर करते हैं। बट उसमें छोटी छोटी और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाने लगी है। स्पेशली एसएससी सीजीएल की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चंस का लेवल अच्छा आता है ना, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पॉलिटी की होनी चाहिए। और जो सीरियस एस्पिरेंट्स है मोस्ट ऑफ द टाइम वो इस किताब को पढ़ते हैं। तो ये जो सीरीज होगी ये उसी के नोट समझ लीजिए, ब्रीफ नोट समझ लीजिए कि आपको वो किताब नहीं उठानी पड़ेगी, आपको सिर्फ ये नोट्स और क्लासेस मोर देन इनफ है। ठीक है, तो कुछ मिस मत करना, कोई पॉइंट मिस मत करना। इसे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ तो जो चैप्टर लिखा हुआ दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ना है। पॉलिटी का मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश कैसे चल रहा है, दिस इज व्हाट वी मीन, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो पता हो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स या एक्ट्स थे पुराने टाइम में जिनकी वजह से आज हम कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली हम कहते हैं जहां से इंस्पिरेशन ड्रॉ की हो, या हमने कहीं से एक्सपीरियंस लिया है क्या, है ना। तो जब ये बात आती है तो हम याद करते हैं ब्रिटिशर्स को, क्योंकि जो फॉर्मल लॉ मेकिंग थी ये सब उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया यहाँ आकर के, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम वहीं से सारा सब कुछ स्टार्ट करते हैं कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ आकर कैसे जो है वो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में हमें इंस्पायर किया, या ये कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा एलिमेंट हमारे अंदर डाला कि भाई हाँ ऐसा कुछ हो सकता है ना। वहीं से तो अब एक्सपीरियंस अच्छे हो या बुरे हो रिगार्डलेस, बट हम ये मना नहीं कर सकते कि हमने लॉ मेकिंग बेसिकली वहां से ड्रॉ की है ना। तो हम थोड़ा सा अपने आप को पीछे ले जाते हैं। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पे बात नहीं करूंगी मैं, बात ये आए कैसे हम इस पे बात करेंगे कि ये लॉ मेकिंग उन्होंने स्टार्ट कैसे की। ठीक है, तो एक जो है छोटा सा ब्रीफ सा, ये आप लिख भी लें, इसको जो है बहुत डिटेल में आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अभी मैं एक ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। राइट, ब्रिटिशर्स कब आए इंडिया में, अराउंड, मैं ये नहीं एग्जैक्ट ईयर या एग्जैक्ट एक्सपेक्ट नहीं करें, हाँ ठीक है, 1600 में ब्रिटिशर्स आते हैं। क्या फंक्शन लेकर के आते हैं यहाँ पर, ये क्या करने आते हैं, बेसिकली इनका पर्पस मैं क्या कह सकती हूँ कि क्या है, एज ए ट्रेडर आए ना, कि जी हमें तो व्यापार करना है ना, एज ए ट्रेडर है। तो इनको ये ट्रेडिंग का लाइसेंस, जिसको या मैं कह सकती हूँ कि चार्टर कहते थे उस टाइम में, है ना, ये किसने दिया, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने। है ना, उसने चार्टर देकर के इनको भेजा कि जी हमारी तरफ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से आपको इजाजत है, आप जाकर के ट्रेड कीजिए। ठीक है, तो यहां पर आकर के उन्होंने परमिशन वगैरह ली एंड दे एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स एज ट्रेडर्स। ठीक है, व्यापारियों की तरह से यहां आकर के काम करने लगे। ये सिचुएशन 1600 में स्टार्ट हुई और 1764 तक ठीक चल रहा था मामला। ठीक है, 1764 तक क्या चल रहा था, ठीक चल रहा था। बात कहां आकर के बिगड़ी, बात बिगड़ती है बैटल ऑफ बक्सर में। ऑल्दो पहले ये सब स्टार्ट हो चुका था, बट जिसने ये कहते हैं ना कि स्टैंप लगा दी इंडिया में कि ब्रिटिशर्स विल रूल द इंडिया, है ना, और एटलीस्ट ये तो बता दिया कि कौन रूल नहीं करेगा, है ना। तो उन्होंने बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं इसको। ठीक है, बैटल ऑफ, ये सब मॉडर्न हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, अब लिंक स्टैब्लिश करूंगी कि 1664 तक ठीक चला, 1664 में होता है बैटल ऑफ बक्सर। अब ये किस किस के बीच में हुआ था ये लिखेंगे। ठीक है, ब्रिटिशर्स के जो साइड से थे वो हेक्टर मुनरो लड़ रहे थे। लिखो हेक्टर मुनरो, ठीक है, वर्सेस, क्रिकेट मैच नहीं होता वैसे ही टीम्स का, है ना, हेक्टर मुनरो और किस किस के बीच था ये लिखेंगे। ठीक है, मीर कासिम, मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल थे ये लिखना है ना, मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल। मुझे आवाज ना आए, जिसको जो पूछना मुझसे पूछ लेना। ठीक है, नवाब ऑफ बंगाल। फिर आते शुजाउद्दौला, ये तीनों एक ही टीम में है। शुजाउद्दौला,
नवाब ऑफ अवध, ठीक है, नवाब ऑफ अवध। थर्ड शाह आलम। ये कौन थे? मुगल एम्परर थे उस टाइम पे, ठीक है। अब क्या होता है कि ये तीनों मिलके किससे लड़ रहे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको कौन लीड कर रहा है? हेक्टर मुनरो, ठीक है, इसके साथ लड़ रहे हैं। और क्या होता है? तीनों हार जाते हैं, ठीक है। अब जो हारता है उसको ट्रीटी, या हिंदी में जिसे कहते हैं संधि, वो साइन करनी पड़ती है। उसमें तो टर्म्स होती है कि अच्छा हारे तो अब तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी, हम ये चाहते हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने, इसके बाद बनती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? 1765 में दीवानी राइट्स होते हैं। दीवानी राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए जाते हैं 3 प्रोविंसेस के। वो 3 प्रोविंसेस कौन कौन से हैं हम लिखेंगे, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि ये सारी स्टोरी 1764 तक ठीक चल रही थी, ठीक है। अब उनको क्या मिल गए? दीवानी राइट्स। तो अभी ट्रेडर नहीं रहे। 1765 से ये सिर्फ ट्रेडर नहीं रहे, अब इन्होंने यहां पर आकर के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना शुरू। हाँ देखो, जब भी ये क्या है, 2 तरह के गवर्नमेंट के पास ना 2 तरह के राइट्स होते हैं जब वो गवर्न करती है। एक होते हैं दीवानी राइट्स, एक होते हैं फौजदारी, ठीक है। दीवानी क्या होते हैं? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू कलेक्शन। रेवेन्यू का मतलब टैक्स लगाया है, उसको कलेक्ट करना है, टैक्स लगाना है, ये सारी चीजें पैसे के मामले, है ना। और फौजदारी होता है लॉ एंड ऑर्डर एंड क्रिमिनल मैटर्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिए? दीवानी राइट्स ले लिए। इनको लॉ एंड ऑर्डर, क्रिमिनल मैटर से क्या फर्क पड़ता था? इनको तो रेवेन्यू कलेक्शन चाहिए था, पैसे चाहिए थे, ठीक है। तो इनको 1765 में क्या मिल गया? दीवानी राइट्स मिल गए अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, है ना। तो अब ये क्या करते हैं? अब ये सिर्फ ट्रेडर्स नहीं रहते हैं। ये वो मोमेंट है इंडिया की हिस्ट्री में जहां ये डिसाइड होता है कि ब्रिटिशर्स विल रूल द इंडिया। अब यहां से वो आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। अब क्या कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं? अच्छा ठीक है, इन्होंने 1765 तक जो है ये इस तरीके से काम किया। अब मैं आपको बताऊंगी कि इन्होंने लॉ मेकिंग कब स्टार्ट किया और कैसे वो लॉ मेकिंग आते आते, इंडिपेंडेंस तक आते आते हमें कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, या तो हम ये कह सकते हैं कि इंस्पायर करता है ना। इंस्पायर क्या करता है? हमें ये तो पता चलता है ना कि ये लोग हमें रूल नहीं करेंगे, हमें अपनी लॉ मेकिंग करनी है। इंस्पायर इस तरीके से किया है ना, और बताया, इंट्रिकेसीज भी बताई लोगों को किस तरीके से लॉ मेकिंग होती है ना। तो हम धीरे धीरे देखेंगे कैसे डेवलपमेंट होती है। ये बैकग्राउंड पढ़ना बहुत जरूरी है सो दैट हम आज का कॉन्स्टिट्यूशन समझ पाए, ठीक है। तो अब ये कहते हैं कि जिस 1765 में स्टार्ट होता है ये मामला, और ईस्ट इंडिया कंपनी का मामला कहां तक चलता है? 1858 तक चलता है, जब तक वो सिपोय म्यूटनी नहीं हो जाती और ब्रिटिश क्राउन सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप अज्यूम नहीं कर लेता। फिर इनको कह देते भाई अब तुम चलो। अब ब्रिटिश क्राउन देखेगा, मतलब क्राउन का मतलब क्या था? वहां के किंग एंड क्वीन, है ना, वो देखेंगे वो पार्लियामेंट की मदद से कि यहाँ क्या किया जाएगा। अब आपका काम खत्म होता है, ठीक है। तो 1850 इस तरीके से इस लॉ मेकिंग को हम 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन जिसको चाहिए थी वो प्लीज नोट कर ले। अब मैं इसको रिमूव कर सकती हूँ, ठीक है। चलिए, अब वो कहते हैं कि मैं इस रूल मेकिंग को या लॉ मेकिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करती हूं, कंपनी रूल, क्राउन रूल। कंपनी रूल, कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है यहाँ पे, है ना।
कहां से कहां तक चलता है? 1773 से लेकर के कब तक चलेगा? 1800 बेसिकली ना 53 मानते हैं उसको, 58 में तो एक्ट आ जाता है नया, है ना, 1853 कह सकते हैं, है ना, क्योंकि 1858 से तो फिर ईस्ट नया ही आ जाता है ना, 1858 टू 1947। ठीक है, तो हम दो तरीके से इसको क्लासिफाई करते हैं। आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि कंपनी रूल में यहाँ क्या क्या हो रहा था, कैसे लॉ मेकिंग की जा रही थी, कैसे ये चीज स्टार्ट हुई इंडिया में। ठीक है, तो ये मैटर हमें समझ में आया कि क्या चल रहा था। 1600 में आते हैं, फिर यहाँ पर एक, वैसे तो बहुत सारी लड़ाई की वो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे आप, बट जिस बैटल ने इनको यहाँ सारे राइट्स, दीवानी राइट्स, जहां से हो गया उंगली पकड़ लेना और फिर वो पूरा हाथ पकड़ेंगे, ये उंगली यहाँ से बैटल ऑफ बक्सर ने पकड़ाई थी, है ना, तो अब ये पूरा हाथ पकड़ेंगे और हाथ कब छुड़वाते हैं? 1947। ठीक है, तो अब ये यहां से स्टार्ट होता है आपका। सबसे पहले ये लेकर के आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें फीचर्स पता करने हैं सारे एक्ट्स के, है ना। देखने में तो ये बड़े ना, जब आप इस पे देखोगे तो बोर्ड पे मैंने ब्लैक एंड कलरफुल से नोट्स हैं, अच्छे नोट्स हैं, तुम्हें याद होंगे, है ना, कि पिक्चर्स हैं साथ में, थोड़े कलर्स जो हमारे माइंड में ज्यादा देर तक लास्ट करते हैं, हमें मेमोरी में हेल्प करते हैं। तो ये कुछ मेन से पॉइंटर्स तो नोटेड हैं, बट मैं चाहती हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट्स जो मैं बताऊँ वो आप अपने नोट डाउन कर लें, है ना, और पीडीएफ साथ साथ आपको मिलती रहेगी इन नोट्स की। तो 1773 को क्या कहते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट। नाम ही समझ के देखो, रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें किसी को रेगुलेट किए जाने की बात हो रही है ना। तो इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करना स्टार्ट किया। ये जो एक्ट माना जाता है 3 चीजों के लिए फेमस है, वो 3 चीजें लिखी है। किन 3 चीजों के लिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 फेमस है? पहला, फर्स्ट स्टेप by East India Company, by British government to control and regulate affairs of East India Company, ठीक है। पहली बार इसके काम को, ये जो कंपनी यहाँ ट्रेड करने आई थी, इसके काम को पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहां से बैठ के रेगुलेट और कंट्रोल करना स्टार्ट किया। ठीक है, दूसरी चीज क्या है जो फेमस है? पहली बार ये रिकॉग्नाइज किया गया, ये एक्सेप्ट किया गया कि हमारे पास सिर्फ ट्रेडिंग का काम नहीं है, हमारे पास पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी है। हमारा काम पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, प्योरली ट्रेड का नहीं है। ठीक है, रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। एक जो तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप उसको स्टार मार्क कर सकते हैं, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। पहली बार सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? एक सेंटर में एक अथॉरिटी होती है, वो सब एडमिनिस्टर करती है अपने नीचे सारी चीजें। तो पहली बार फाउंडेशन, सब अलग अलग चल रहा था ना, यहाँ तो किसी का अलग चल रहा था, किसी का अलग चल रहा था, तो कोई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन टाइप की चीजें नहीं थी। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा फीचर रेगुलेटिंग एक्ट का फीचर है, तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। पहली बार रेगुलेट, इसीलिए इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेट किया गया और कंट्रोल किया गया। दूसरा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की फाउंडेशन इसी एक्ट ने रखी। और तीसरा, पहली बार ये माना गया कि हमारा काम सिर्फ यहाँ पर ट्रेडिंग करना नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। ठीक है, तो ये 3 बातें इस एक्ट की बड़ी फेमस थी। और इस एक्ट से क्या आया? पहली बार देखो 3 प्रोविंसेस की बात थी। इसको ना मुंबई नहीं रखना है, इसको बॉम्बे, उस टाइम बॉम्बे बोलते थे इसको, ठीक है, ये मिस्टेक है। 3 मेजर प्रोविंसेस थे, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। इन तीनों में एक एक गवर्नर होता था जो इनको चलाता था। अब उसने क्या किया कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो था ना, उसको क्या बना दिया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बाकी ये दोनों क्या रह गए? गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास। अब ये इसके अंडर है। पहले क्या होता था?
गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ बंगाल, तीनों सेम पोजीशन पे होते थे। अब इन्होंने कहा कि बंगाल वाले गवर्नर को हम क्या बनाते हैं, गवर्नर जनरल, उसको थोड़ी सी और इज्जत देते, है ना। अब ये दोनों इसके क्या हो गए, सबऑर्डिनेट्स हो गए। सेंट्रल का मतलब ये होता है ना, एक ऊपर होगा, उसके नीचे कुछ लोग होंगे, सेंट्रल यही है ना, और पावर ऊपर की तरफ कंसंट्रेट होती हुई चली जाएगी, है ना। तो यही हो रहा था गवर्नर। और बंगाल क्यों चूज किया, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग और सबसे ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंगाल में ही हो रही थी, है ना। ये इंपॉर्टेंट था, इसको रेगुलेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, है ना। तो अब पहला तो ये किया गया। और पहले ऐसे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो कौन थे, लॉर्ड वैरन हेस्टिंग, है ना। याद करने का तरीका बताऊं, हेस्टिंग हेट जैसा सा कुछ आ रहा है ना। अब देखो, तीनों में से एक को अगर ज्यादा इज्जत देंगे, बाकी के दो लोग उसको हेट करेंगे ना, तो वैरन हेस्टिंग याद रख लेना इससे, कि बाकी के दो जो गवर्नर थे वो इसको हेट करते थे, ठीक है। हम भी करते हैं, बट ठीक है, याद करने का एक तरीका है ये, ठीक है। और एक जो स्ट्राइकिंग फीचर था इस एक्ट का, वो था एक सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुई कैलकाटा में 1774, ठीक है। 3 जजेस और एक चीफ जस्टिस थे इसमें, ठीक है। चीफ जस्टिस का नाम कुछ एग्जाम्स में मैंने देखा है, सर एलिजा एम्पे, ठीक है। इन्होंने तो बाकी जजेस का भी दे रखा है, याद कर लेना, कई बार पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन 1774 में जब सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुई कैलकाटा में, तो उसके जज नहीं थे या थे, मतलब पूछ सकते हैं, नाम याद रख लेना। सो द चीफ जस्टिस वाज एलिजा एम्पे, और बाकी के 3 जजेस थे रॉबर्ट चैम्बर्स, स्टीफन सीजर्स एंड जॉन हाइट, ठीक है। ये 3 जजेस थे इसके। अब क्या करते हैं, ये जो गवर्नर जनरल था ना, एक और चीज थी, जब इन्होंने बनाया इसको, क्या बनाया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। अब इसका ना एक चीज और मिल गई इसके साथ साथ, कि आप गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो है ही, आपको हम क्या दे देंगे, हम एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी दे देंगे 4 मेंबर्स की, जो आपकी मदद करेगी एडमिनिस्ट्रेशन करने में। तो गवर्नर जनरल विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स। अब देखना, ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना, आगे चल के ये क्या क्या काम करेगी, ये आगे जाके एक बार आपको लगे लेजिस्लेटिव फंक्शन भी करेगी, एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी अलग हो जाएंगे इसके, ठीक है। ये बहुत इवॉल्व करेगी, इसका ध्यान रखना है आपको। ये स्टैब्लिश क्या होती है, गवर्नर जनरल होंगे, उन भाई साहब के पास क्या होगी, 4 मेंबर की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी। हम आगे इस काउंसिल का ध्यान रखेंगे कि कैसे कैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में तब्दील होती है ना, इसका ध्यान रखना है। तो लॉर्ड वैरन हेस्टिंग थे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की फाउंडेशन थी, ये जजेस थे। एक और चीज थी, इन्होंने कहा कि देखो, जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करने लग गए हो, आप सारी चीजें काम करने लगे, पॉलिटिकल फंक्शन जो है बेसिकली आपके हैं यहाँ पे, तो अच्छा नहीं लगता प्राइवेट ट्रेड करते हुए, है ना। तो जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे, एम्प्लॉयज थे यहाँ पर, उनको प्राइवेट ट्रेड ना करने की इंस्ट्रक्शंस थी, कि आप पर्सनल बिजनेस नहीं करोगे फिर यहाँ पे, क्योंकि ब्राइबरी वगैरह बहुत आ गई थी। ये बेसिकली हमने ब्रिटिशर्स से ही सीखी है ना। तो ब्राइब लेना और ये सारा, इनके गिफ्ट्स लेना, जिनको गिफ्ट्स बोलते थे, ठीक है, ये बहुत ज्यादा हो गया था। तो उन्होंने कहा कि प्राइवेट ट्रेड में कोई भी इंडल्ज नहीं होगा यहाँ पर। एक और ये और फीचर था, ठीक है, लिख सकते हैं इसको, नो प्राइवेट ट्रेड बाय सर्वेंट्स ऑफ EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब देखो, जब भी एक कंपनी बनती है ना, उसका कुछ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब क्या था, जो उसको रन करते हैं, है ना। कुछ मेंबर्स होंगे, कंपनी वही तो मिलकर कंपनी बनाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, रन करते हैं। तो वो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था ना कंपनी का, EIC का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसको ये कहा गया, मैंने ये नहीं बताया कि पहली बार इनके अफेयर्स रेगुलेट किए गए, कैसे रेगुलेट किए गए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था, मैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ना अपने इसमें COD लिखूंगी, कैश ऑन डिलीवरी मत समझ लेना, इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ये, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, क्या यही समझ लिया था देखो क्या हुआ था कि इनको
को, जो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, इसको कंपनी के सारे फंक्शंस की, क्या रेवेन्यू फंक्शन कर रही है, क्या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, ये सारी रिपोर्टिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट को देनी थी। अब जब आप किसी को रिपोर्ट करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाए तो इसका मतलब उसका कंट्रोल है आपके ऊपर, है ना। तो जब भी मैंने वो 3 पॉइंट लिखा है ना, उन 3 पॉइंट से कनेक्ट कर लेना इनको कि पहली बार रेगुलेट किए गए अफेयर किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया में, कैसे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करना था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, हो गया रेगुलेट, है ना। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की फाउंडेशन रखनी थी, वो कैसे रखी जाती है कि एक जने को ऊपर शिफ्ट कर दो, तो गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, ठीक है। तो और प्राइवेट ट्रेड बैन कर दी गई। तो ये था आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है या कोई बात समझ में नहीं आई? सब समझ में आए? बस देखो ये याद रखना आपका काम है कि कौन से एक्ट में क्या पॉइंट है। अब वो 1773 वाला आप 1784 में पिट्स इंडिया में मत लगा देना, है ना। तो आपको बस ये याद रखना, और लॉजिकल है, पहली बार रेगुलेट हुआ तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट करेंगे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, पहली बार आया है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, तो गवर्नर ऑफ बंगाल विल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। अब इसको भाई साहब को काम करने के लिए फिर क्या दिया, 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल दे दी, है ना। तो इस तरीके से पहली बार सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुई, यहाँ पे ये हुआ, ठीक है। अब ना इसके बाद वैसे इन आपके नोट्स में नहीं दिया हुआ, 1773 के बाद ना एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या कहते हैं कि वो ना 1773 की जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने के लिए आया था, उनको रेटिफाई करने के लिए आया था, ठीक है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस को रेगुलेट करने आया था। सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश तो कर दी। अब ये चाहते नहीं कि गवर्नर जनरल या इसके ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स उसके अंडर आए, तो अब ये सारी चीजें ये लोग रेटिफाई करते हैं सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781 से। लिखो एक्ट ऑफ सेटलमेंट या अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ठीक है, इसमें सबसे पहला काम तो क्या किया गया कि गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल, ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स सबको सुप्रीम कोर्ट के परव्यू से बाहर कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट की कैलकाटा के सारे लोगों पे चलेगी, इन लोगों पे नहीं चलेगी, ठीक है। नंबर 1, एग्जेम्प्टेड गवर्नर जनरल एंड काउंसिल प्लस ईस्ट इंडिया कंपनीज सर्वेंट्स, East India Company's servant from the purview of Supreme Court, from the purview of Supreme Court in their official capacity, in their official, जब ना कोई भी ऑफिशियल काम कर रहे होंगे तो इसके अंडर नहीं आएंगे, ठीक है। पहला काम तो ये किया कि भाई पहले इनको निकालो, सुप्रीम कोर्ट बना तो दी, ये तो सारे काम रेगुलेट करेगी अब इनके, ठीक है। दूसरा क्या किया गया, रेवेन्यू मैटर जितने भी थे they were exempted from Supreme Court। आप हमें नहीं बताओगे रेवेन्यू का क्या करना है, कैसे करना है, रेवेन्यू मैटर्स exempted। बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट की पावर को कर्टेल करने के लिए आया था ये एक्ट। ठीक है, एक चीज जो इसने की, सुप्रीम कोर्ट की जितना भी मतलब वो थी ज्यूरिसडिक्शन थी वो ऑल ओवर कैलकाटा थी, और पहली बार ऐसा हिंदूज वर गवर्न्ड अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉज एंड मुस्लिम्स वर गवर्न्ड अकॉर्डिंग टू मोहम्मदन लॉज, ठीक है। पर्सनल लॉज अलग अलग हो गए सबके, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की पावर ऑल ओवर कैलकाटा थी। ये बाद में आती है पूरी इंडिया पे तो इसकी पावर, ये ध्यान रखना 1774 में सिर्फ कैलकाटा में एस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। और दूसरा क्या था, इन्होंने कहा कि जो प्रोविंशियल कोर्ट्स है ना, अब सुप्रीम कोर्ट तो कलकत्ता में बन गई सबसे हाईएस्ट कोर्ट। अब ये कहता है जो प्रोविंशियल कोर्ट्स जितनी भी हैं, प्रोविंशियल जैसे हमारी हाई कोर्ट से अब आज के टाइम की, इनसे जो अपील होगी वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, वो किसके पास जाएगी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास। गवर्नर जनरल बैठा होगा, उसकी काउंसिल के मेंबर्स बैठे होंगे, उनके पास अपील की जाएगी, वो कोर्ट की तरह से एक्ट करेंगे। आपकी अपील किसके पास नहीं जाएगी, प्रोविंशियल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगी। तो बेसिकली ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को कम करने के लिए ही आया था, ठीक है। लिखो अपील्स फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट्स
appeals from provincial courts will go to Governor General in Council, will go to Governor General in Council, not to Supreme Court. Governor General in Council, not to Supreme Court. ठीक है, नॉट टू सुप्रीम कोर्ट. और गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल ही इन प्रोविंशियल कोर्ट्स के सारे मैटर्स को रेगुलेट करेगी. मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के अंडर आते ही नहीं है, ऐसा कहा गया कि सारे इनके जितना भी जो रेगुलेशंस वगैरह है ये सब फ्रेम की जाएंगी गवर्नर जनरल काउंसिल के द्वारा. ठीक है, चलिए अब इससे पहले इसके बाद जो आता है 1801 के बाद आता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784. इंपॉर्टेंट है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784. ठीक है, ये क्या लेकर के आता है, किस लिए फेमस है? ये फेमस है डबल गवर्नमेंट के लिए. ड्यूअल कह सकते हैं, डबल गवर्नमेंट कह सकते हैं. ये कह रहा है कि अब कंपनी के ना दोनों फंक्शन अलग अलग कर दिए. कमर्शियल मतलब ट्रेडिंग और रेडिंग का अलग रहेगा, और पॉलिटिकल लॉ मेकिंग रेगुलेशंस रूल ये अलग फंक्शन रहेगा. तो दो बॉडीज थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वो तो कमर्शियल फंक्शन देखेगी, और जो दूसरी बॉडी थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल वो क्या देखेगी? पॉलिटिकल फंक्शंस देखेगी. ठीक है, तो पहली बार डबल गवर्नमेंट का मतलब दो तरीके से गवर्नमेंट चलेगी. कमर्शियल फंक्शन अलग होंगे और पॉलिटिकल फंक्शंस अलग होंगे. ठीक है, तो देखो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ना तो कमर्शियल, सी से सी कनेक्ट कर लेना, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में चेंज करके दे दिया जाता है थोड़ा सा. तो आपको पता हो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल फंक्शंस देखती थी, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या देखती थी? पॉलिटिकल फंक्शन. ठीक है, सबसे पहला तो यही था कि इसने क्या किया, इसने डिफरेंस किया कमर्शियल फंक्शंस में और पॉलिटिकल फंक्शंस में, कि भाई ये दोनों अलग अलग होते हैं, तो दो अलग अलग लोग कर रहे हैं इनको, एक ही क्यों कर रहा है. ठीक है, दूसरा क्या है कि काउंसिल से 4 से 3 लोग कर दिए, है ना. काउंसिल से क्या किया, 4 से 3 कर दिया, रिड्यूस कर दिया. ठीक है, दूसरा क्या होता है, पहली बार कंपनी की टेरिटरीज को क्या कहा जाने लगा? ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया. ठीक है, पहली बार ये टर्म यूज की, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया. ये वही बात है, किसी के प्लॉट पे कब्जा करते हैं ना, कुछ दिन के बाद कहने लग जाते हैं हमारा प्लॉट, तो ये वही वाला था, है ना. इंडिया पे कब्जा किया है, पहली बार ये कहा गया ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, कि जो ब्रिटिशर्स का कब्जा है यहाँ पे, ब्रिटिशर्स की टेरिटरी है ना. ठीक है, तो अब जो ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया था, या ब्रिटिश जो टेरिटरी थी इंडिया की, उनको कौन? बोर्ड ऑफ कंट्रोल सुपरवाइज करता था. एंड सारे के सारे जो बेसिकली सिविल और मिलिट्री ऑपरेशंस थे वो इनके पास होते थे, ये इनके ओवरव्यू में होते थे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं एक्ट ऑफ 1786. इनमें नहीं है, इसीलिए बोला था मैंने कि बहुत सारी चीजें मैं अलग से कराऊंगी. इससे पहले 1786 का एक्ट भी आ चुका है. 1786 में क्या होता है? 1786 का एक्ट ना सिर्फ लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए आया था. लिख लो, ये यहां पिट्स इंडिया एक्ट के बाद 1813 से पहले एक एक्ट आया है जो 1786 का एक्ट है, वो सिर्फ लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए आया. लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए को यहां लेकर के आ रहे थे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि मैं 2 कंडीशंस पे इंडिया चलने के लिए तैयार हूं. पहली कंडीशन तो ये है कि जब मैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनूंगा तो जो काउंसिल है, ये जो 3 बंदों की 4 थी फिर 3 हो गए, मैं इनको ओवरराइड कर सकता हूं, इनके डिसीजन को स्पेशल केसेस में. मैं मेरी चलेगी जब मुझे लगेगा कि ये तो स्पेशल केस है, मैं इनकी बात नहीं सुनना चाहता. एज तो मेजोरिटी से डिसीजन होते थे, तो इन्होंने कहा ठीक है. फिर वो बोला कि मैं वहां जो आपकी मिलिट्री है उसका कमांडर इन चीफ भी बनूंगा. ये 2 शर्तें हैं मेरी. ब्रिटिशर्स ने उनकी दोनों शर्तें मानी और एक एक्ट ला करके अमेंडमेंट की कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा वो काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सकता है स्पेशल केसेस में, प्लस वो कमांडर इन चीफ भी होगा यहां जो मिलिट्री फोर्सेस ब्रिटिशर्स की है. ठीक है, तो ये दोनों शर्त मान करके कॉर्नवालिस यहां आ जाते हैं. ठीक है, तो वो था एक्ट ऑफ 1786. अब ये क्या करते हैं, 1793 में एक एक्ट और लाते हैं.
दोनों कंडीशंस लिख लो, याद रहेगी या लिखनी पड़ेगी, लिख लेना। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद एक एक्ट आता है जो सिर्फ लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए आता है। फिर आता है एक्ट ऑफ 1793। कई बुक्स में ना ये दे रखे हैं, दैट्स व्हाई मैं आपको करा रही हूँ। 1793। अब ये कह रहा है जो पहले वाली पावर थी ना, किसके पास थी पहली वाली पावर? कॉर्नवालिस के पास, कि मैं काउंसिल के डिसीजंस को ओवरराइड कर सकता हूँ स्पेशल केसेस में। ये आज के बाद सारे गवर्नर जनरल्स को मिलेगी, जो भी आगे आएंगे। जो भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेगा उसको ऑटोमेटिकली पावर मिलेगी कि वो काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सकता है इन स्पेशल केसेस, नॉट एवरी टाइम। ठीक है, तो पहला तो क्या, ये पावर दूसरे गवर्नर जनरल्स को भी एक्सटेंड कर दी गई। दूसरा, मोर पावर टू गवर्नर जनरल रिगार्डिंग द प्रोविंसेस ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। ये जो बॉम्बे और मद्रास में गवर्नर जनरल की चलती थी ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की चलती थी, उसको और ज्यादा पावर्स दे दी गई। ठीक है, और कंट्रोल दे दिया गया इन सबऑर्डिनेट प्रोविंसेस का। दूसरी बात क्या हुआ कि कमांडर इन चीफ, क्योंकि देखो कॉर्नवालिस ने तो बोला था कि मैं तो कमांडर इन चीफ भी बनूंगा, गवर्नर जनरल भी बनूंगा, कमांडर इन चीफ भी बनूंगा। अब क्या कर दिया कि जो कमांडर इन चीफ है वो काउंसिल का पार्ट नहीं होगा अनटिल अनलेस स्पेसिफाई ना किया जाए। अब वो खुद को अज्यूम नहीं करने लग जाएगा कॉर्नवालिस के बाद से कि मैं तो कमांडर इन चीफ हूं, तो मैं तो काउंसिल का पार्ट होगा ही। जब तक आपको कहा ना जाए या स्पेसिफाई ना किया जाए, तब तक कमांडर इन चीफ विल नॉट बी पार्ट ऑफ काउंसिल। और सेम मेंबर होने का तो अभी है ही नहीं, तो सिर्फ कॉर्नवालिस ही हो सकते थे एक्सेप्शनल केसेस में। ठीक है, नेक्स्ट इज, पहली बार ऐसा होने लग गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या कर रहा था? पॉलिटिकल फंक्शन कर रहा था ना। यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इंडियन रेवेन्यू से सैलरी दी जाने लगी। ठीक, पहली बार ऐसा हुआ कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सैलरी इंडियन रेवेन्यू से दी जाने लगी। और ये जो ट्रेड मोनोपोली थी ना कंपनी की, ट्रेड मोनोपोली का क्या मतलब होता है कि सिर्फ एक ही कंपनी है जो इंडिया में ट्रेड कर सकती है ब्रिटिशर्स की तरफ से। दूसरी कोई कंपनी नहीं आ सकती थी यहाँ ट्रेड करने, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनको मोनोपोली थी उनके पास। चार्टर में ऐसा लिखा था कि आप सिर्फ आपके पास ही है ये ब्रिटेन की तरफ से जो एक कंपनी यहाँ आकर के ट्रेड कर सकती है, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो इस एक्ट से उनकी ये मोनोपोली 20 साल के लिए और बढ़ा दी गई। क्या 20 साल और मोनोपोली एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात आती है 1813 की, जब इनकी मोनोपोली को तोड़ा जाता है। दो चीजें छोड़ दी जाती हैं इनके पास। बाकी मोनोपोली का मतलब होता है जब एक फील्ड में कोई कंपटीशन ही ना हो, एक ही बंदा रन करता हो, उसको मोनोपोली बोलते हैं। तो यहाँ कोई कंपटीशन ही नहीं था, कोई ब्रिटिश कंपनी आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी वर्क कर रही थी यहाँ पे, तो उनके पास मोनोपोली थी। बट चार्टर एक्ट 1813 में क्या होता है? द एंड ऑफ ट्रेड मोनोपोली, क्योंकि 20 साल के लिए बढ़ाई थी ना, हो गया 1813 में 20 साल, तो उनकी ट्रेड मोनोपोली को अब और कंपनीज आ सकती है यहाँ पर ब्रिटेन से ट्रेड करने के लिए। और देशों से तो आ ही सकती थी, पर ब्रिटेन वाले तो अपने आप में कंट्रोल कर सकते थे ना, पर वहां से भी अब कंपनीज आ सकती थी। पर वो कंपनी दो चीजों में ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और कोई डील नहीं करेगा। वो था ट्रेड इन टी, चाय में ट्रेड, दूसरा ट्रेड विद चाइना। बाकी और कहीं कर लो, बट यहां सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी इन दो एरिया में। ये प्रॉफिटेबल थे। ठीक है, नेक्स्ट, एजुकेशन के लिए सालाना 1 लाख रुपए ग्रांट किए गए। इंडिया में क्या, एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए दिए जाने लगे सालाना। बहुत होते थे, है ना। नेक्स्ट इज, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया कि आप यहां आकर के नहीं पढ़ाओ, नहीं, लोगों को एनलाइटेंड करो लोगों को एनलाइटेंड करो। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो आज 1813 तक ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा, ऊपर से नेक्स्ट क्लास दी है तुम लोगों की।
तो ये जो मैंने एक्ट कराई है सारे लर्न होने चाहिए। कल इनमें से थोड़े से क्वेश्चंस मैं पूछूंगी और हम फिर ये फाइनली जो आपका है कंपनी रूल खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया कि आप आइए यहाँ पे लोगों को एनलाइटन कीजिए। एनलाइटन का मतलब क्या होता है? उसके बाद ही बताना। हाँ ऐसा क्या? नहीं, वो तो नहीं, वो एनलाइटनमेंट नहीं होता। परम ज्ञान की हाँ, परम ज्ञान की प्राप्ति कराइए, इनको जागरूक कीजिए जैसे, हाँ ठीक है। तो क्रिश्चियन मिशनरीज को यहाँ वो था मूवमेंट जब आए थे, और आज और ज्यादा आए हुए ठीक है ना। तो ये वो मूवमेंट था जब इन्होंने इनको अलाउ किया गया कि आप प्रीच कीजिए क्रिश्चियनिटी, यहाँ पर लोगों को एनलाइटन कीजिए, ठीक है। एक ना वो टर्म यूज करते थे ब्रिटिशर्स, द व्हाइट मैन्स बर्डन। व्हाइट मैन्स बर्डन का मतलब है गोरों के ऊपर बर्डन है। क्या बर्डन है? इन सारे अनएजुकेटेड लोगों को एजुकेट करने का। तो इसको व्हाइट मैन्स बर्डन एक टर्म थी, मैंने एक पेपर में ही देखी थी, व्हाट डू यू मीन बाय व्हाइट मैन्स बर्डन, है ना। तो ये ना ब्रिटिशर्स यूज करते थे, वो कहते थे कि ये सारे बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, इनको जो है एजुकेट करना, एनलाइटन करना, ये हमारे ऊपर बर्डन है, और हम तो तुम्हारी मदद कर रहे हैं सब करके, जो हमने तुम्हारी टेरिटरी एक्वायर की है, ये तुम लोगों को पढ़ाने लिखाने के लिए तो हम एहसान करें तुम्हारे ऊपर, ठीक है। भगवान ना करे कोई ऐसा एहसान कभी किसी पे करे जैसा इन्होंने हम पे किया, ठीक है। तो क्या ना पहला तो काम क्या किया इन्होंने? ट्रेड मोनोपोली का एंड किया, ठीक है। दूसरा काम क्या किया? नहीं, 1 लाख रुपए एनुअली एजुकेशन को देने लगे। क्रिश्चियन मिशनरीज को एनलाइटनमेंट के लिए बुलाया गया। नेक्स्ट, स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन कि आप ये वेस्टर्न एजुकेशन स्प्रेड कीजिए। उससे पहले उन्होंने क्या किया? हमारा जो बेसिकली बिलीफ सिस्टम था, हमारा एजुकेशन सिस्टम था, उसको टारगेट किया। पहले तो हमें ये बताया गया कि हम कितने पिछड़े हुए, क्योंकि आप अगर किसी को अपनी चीज सिखाना चाहते हो, पहले उसको ये बताना तो पड़ेगा कि मैं सुपीरियर हूं तुमसे, ये यकीन दिलाना पड़ेगा। वो जो इंग्लिश वाला हम आज तक लेके चलते हैं कि जिसको इंग्लिश आती है वो इंटेलिजेंट है ना, ये कहां से आए? उन्होंने डाला है हमारे दिमाग में। हम आज तक इसको बिना क्वेश्चन पूछे साथ साथ लेके घूम रहे है ना, कि पहले ही बताया जाना है तुम जो बोल रहे हो, तुम जो लैंग्वेजेस बोल रहे हो, तुम जैसे रह रहे हो, वो तो पिछड़ा हुआ काम है। हम बताएंगे तुम्हें एडवांस तरीके से कैसे रहते हैं। तो हमने क्या एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया धीरे धीरे कि ये दो एडवांस लोग हैं, हम पिछड़े हुए हैं, तो चलो तुम हमें सिखा दो, वाह भाई अंग्रेजी सिखा दो। तो ये स्टार्ट हुआ 1813 से जो आज तक चल रहा है ना। तो प्रोवाइडेड स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द इनहैबिटेंट्स, जो यहाँ पर लोग रहते थे उनके लिए, ठीक है। और एक चीज जो बहुत इसने की, कम ही मतलब मैंने कहीं इसको एक ही जगह पर पढ़ा है, इन्होंने क्या किया? लोकल अथॉरिटीज को टैक्स इंपोज करने की आजादी दी लोगों के ऊपर, कि आप टैक्स, लोकल अथॉरिटीज क्या होती थी? जो ग्रास रूट लेवल पे अथॉरिटीज होती है, कि आप लोगों के ऊपर टैक्स इंपोज कीजिए, और जो टैक्स ना पे करे आप उसको पनिशमेंट दे सकते हैं, ठीक है। टैक्स बाय लोकल अथॉरिटीज on people and punishment for non-payment. ठीक है, तो कल हम करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1853। यहां आप देखोगे 1833 में सेंट्रलाइजेशन अपनी पीक पे होगा, तो जो 1773 में स्टार्ट हुआ वो 1833 पे अपने टॉप पे हुआ सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। कि एक बंदे को पावर दिए जा रहे हैं और उसका स्टेटस अपलिफ्ट किए जा रहे हैं ना। तो ये बेसिकली 2 एक्ट कल के लिए बच गए, और फिर हमारा जो है वो कंपनी रूल खत्म हो जाए, फिर हम क्राउन रूल की तरफ बढ़ेंगे। फिर देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 कैसे आया, है ना, 1947 में क्या क्या बातें कही, और फिर हम देखेंगे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, उसने फिर हमें क्या दिया? कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए, 1857 में ना ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब इनको नहीं संभाल पाएगी। हाँ, फिर उन्होंने लाया एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, जिसको वो कहते थे 1858। हाँ, 1858 में नया एक्ट लाया कि भाई अब तुम चलो, अब हम देखेंगे। हाँ,
तो कोर्ट ने सॉरी क्राउन ने अपनी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अब तक तो वो इनसे बस रिपोर्टिंग मांग रहे थे, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे यहाँ पर। 1858 डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है।